हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने इस वीडियो में एडिटोरिया का वीएसएससी सीजीएल या बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न के लिए एक सेट लेकर आए हैं जो संजीव सर के द्वारा सेट किया गया है। इसमें हमारे पास कुल लगभग 100 सेट यानी कि लगभग 5000 प्रश्नों से ज़्यादा का कलेक्शन मौजूद है। तो धीरे धीरे एक सेट हम आपको डेली उपलब्ध अपने चैनल पर करा रहे हैं। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाकर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आपको डेली उपलब्ध मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो सहायक संधि की विशेषता इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है बी होगा। देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। यह जो है बी नंबर जो है सहायक संधि की विशेषता नहीं है। कह रहे कि देशी रियासतों की जो आंतरिक शासन जो है, आंतरिक शासन वह कंपनी के अधीन नहीं होगी। अच्छा, बी में कह रहा है कि ए में कह रहा है कि देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। तो यह जो है देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, यह जो है विशेषता है। सी में कह रहा है कि देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी। तो जो देशी रियासतों की जो विदेश नीति है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होगी, यह भी विशेषता रखता है। डी में कह रहा है कि कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, यानी कि राजा उठाएंगे। कंपनी की जो सेना का खर्च होगा वह ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि रियासत उठाएगी। तो ए, सी और डी तीनों सही है। इसमें आंसर जो है विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर जो है ए बी नंबर होगा। तो आंसर इसका क्या होगा? बी नंबर। इसके बाद फ्रेंड्स, दो में कह रहा है कि निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? तो किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? तो इसका आंसर है भारत मिहिर। तो आपको पता होगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है क्या है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में इसका स्थापना किया गया था और यह एक प्रकार का अंग्रेज़ों के द्वारा लगाया गया एक एक्ट है, कानून है। इस कानून के तहत किसी भारत में किसी भी समाचार पत्र पर नियंत्रण रखने के लिए यह कड़ा कानून लागू किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है अंग्रेज़ों के द्वारा एक कड़ा कानून लागू करने के लिए यह एक्ट लाया गया था 1878 में। और इस एक्ट के स्थापना के समय भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड लिटन थे। तो आंसर इसका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत सबसे पहले किस समाचार पत्र पर कार्रवाई की गई? तो भारत मिहिर एक समाचार पत्र है जिस पर कार्रवाई किया गया। आंसर इसका बी है। सी में कह रहा है कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स, 4 में कह रहा है कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक थी? तो बाल हत्या प्रथा जो है सबसे ज़्यादा बंगाल प्रेसिडेंसी में है। बाल हत्या प्रथा कहाँ है सबसे ज़्यादा? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में है। डी में कह रहा है कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से संबंधित है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से संबंधित है। 6 में कह रहे कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव जो है किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो 6 का आंसर जो है सी है, नागपुर अधिवेशन। तो असहयोग आंदोलन के लिए जो प्रस्ताव पारित हुआ था वह कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। 7 में कह रहा है कि कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो कौन जो है पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं? तो इसका आंसर जो है ए है। यह एक बंद तंत्र होता है, यह बिल्कुल गलत है। आंसर इसका 7 का ए होगा। देखिए, इसमें कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, तो आंसर इसका ए होगा। अब अगर पूछे प्रश्न कि पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में कौन निम्नलिखित में से सही है, तो इसका आंसर जो देखिए बी में कह रहा है कि इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह सही है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के बारे में यह सही शब्द है। इसके बाद फिर दूसरा कह रहा है सी में कि यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है। तो इकोसिस्टम जो है एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र, यह भी सही है। और डी में कह रहा है कि यह एक कार्यशील इकाई है, यह एक कार्यशील इकाई, यह भी सही है। तो ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में कौन सही है अगर पूछे तो यह तीनों आंसर होगा। और अगर पूछ रहा है कि कौन सही नहीं तो आंसर इसका ए होगा। तो इस प्रश्न में आंसर 7 का ए होगा।
8 में कह रहा है कि कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। तो प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट निम्नलिखित में से कौन है? तो पश्चिमी घाट जो है जैविक हॉट स्पॉट है। सबसे प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट कौन है? तो पश्चिमी घाट है। ऐसे आप लोग को पता होगा कि जैव विविधता हॉट स्पॉट जो है पूरे विश्व में 36 है। पूरा विश्व में जो है 36 है। और अगर भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जैविक हॉट स्पॉट जो है इंडिया में 4 है। तो इसमें प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट कौन है? तो पश्चिमी घाट है। आंसर इसका डी होगा। 9 में कह रहा है कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो 9 का आंसर जो है बी है, जल चक्र। जल चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद 10 में कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी को यानी कि स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति जो है गौतम बुद्ध वैशाली में दिया था। आंसर इसका ए होगा, वैशाली। इसके बाद 11 में कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तापांतर पाया जाता है। 12 में कह रहा है कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो 3 जनवरी को जो उपसौर की घटना होती है तो आंसर इसका सी होगा कि इस दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे कम होती है। तो आप लोग जानते होंगे कि उपसौर की घटना और अपसौर की घटना, ये जो दो घटनाएं कब होती है? तो जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो है कम होगी, यानी कि लेस होगी, कम होगी, तो उपसौर की घटना होगी। और सूर्य और पृथ्वी की दूरी अगर ज़्यादा होगी तो यह अपसौर की घटना होगी। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है फ्रेंड्स कि कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो सबसे अधिक विनाशकारी जो है इसमें कौन सी भूकंप तरंगे हैं? तो इसमें जो एल तरंगे हैं सबसे अधिक विनाशकारी है। तो आंसर 13 का सी होगा। इसके बाद 14 नंबर आते हैं। 14 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि रेड क्लिफ भारत और चीन। इसके बाद कह रहा है डुरंड भारत और पाकिस्तान। इसके बाद कह रहा है मैगीनॉट रेखा भारत और फ्रांस और जर्मनी। और चौथा में कह रहा है हिंडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सी नंबर जो है मैगीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी, यह जो है सही सुमेलित है। आंसर इसका सी होगा। लेकिन बता देते हैं कि रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच में है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान होगा। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसके बाद है डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत का जगह पर यहाँ पर अफ़गानिस्तान होगा। तो डुरंड रेखा किसके बीच में? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। इसके बाद फ्रेंड्स मैगीनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। और इसके बाद फ्रेंड्स चौथा नंबर में बोल रहा है हिंडनबर्ग रेखा। तो हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। तो ये जो है फ्रांस और बेल्जियम, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जर्मनी और पोलैंड होगा। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। तो इस तरह से 14 का आंसर जो है सी नंबर सही है, सुमेलित है, सही। इसके बाद फ्रेंड्स 15 नंबर में कह रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है सबसे लंबी है। इसका आंसर होगा एंडीज पर्वत श्रृंखला। इसके बाद 16 में कह रहा है फ्रेंड्स कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। तो किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो 16 के आंसर जो है बी है, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को जो है राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। तो आंसर इसका जो है भारत शासन अधिनियम 1919 है। इसके बाद फ्रेंड्स 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। तो किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ? तो आप लोग जानते होंगे कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। आंसर इसका कैबिनेट मिशन होगा। इसके बाद फ्रेंड्स 18 में कह रहा है कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। तो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा जो है कब की गई थी? तो इसका आंसर जो है 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। इसके बाद फ्रेंड्स 19 नंबर आते हैं। तो 19 नंबर में बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन कौन सा है? तो इसमें देखिए सी नंबर जो है 1 और 2 दोनों, यानी कि दोनों सही है। 1 और 2
दोनों सही है। तो एक नंबर कथन पढ़ देते हैं। एक नंबर में कह रहा है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो कह रहा है कि जब राज्य में किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है तो संसद को, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी संसद को किसी भी राज्य के अधीन किसी भी राज्य के सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर संसद जो है किसी भी राज्य के तहत कानून बना सकता है। राज्य सूची के अंतर्गत संसद कानून बना सकता है। और अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होता है तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। इसमें फिर दूसरा नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो कह रहा है इसमें कि जब अगर राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद अगर कोई कानून बनाया राज्य के अधीन, फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन अगर ख़त्म हो जाता है तो वह कानून भी प्रभावी रहता है। यानी कि राष्ट्रपति शासन ख़त्म होने के बाद भी वह कानून प्रभावी होता है, वह कानून राज्य में लागू होता है। तो आंसर इसका ए और बी दोनों सही है। 20 में कह रहा है कि इस अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। फिर 21 में कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन गलत है। तो इसमें फ्रेंड्स 21 का जो आंसर है इसमें सी आंसर है। कौन गलत है, तो सी जो है ना बिल्कुल गलत है। देखिए सही जो है पढ़ देते हैं। ए नंबर में कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो राज्य लोक सेवा जो है, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह बिल्कुल सही है। बी में कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष है, अगर उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है तो उनके बाद कार्यकाल ख़त्म होने के बाद उनकी नियुक्ति पुनः नहीं होती है। तो बिल्कुल बी नंबर भी सही है। सी नंबर में कह रहे हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है और अध्यक्ष है उनको पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है, राज्यपाल के पास शक्ति नहीं होती है। तो फ्रेंड्स डी नंबर भी सही है। आंसर इसका गलत क्या है, तो सी नंबर गलत है। इसके बाद फ्रेंड्स 22 नंबर में कह रहा है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है विचार, इसमें कह रहा है 22 का आंसर जो बता देते पहले कि इनमें से कौन गलत है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। तो इसमें से कथन जो है गलत बी नंबर 1 और 3 गलत है। तो देखिए सही कथन क्या है, दो है। इसमें कह रहा है कि इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। तो वित्त आयोग के संबंध में कह रहा है कि वित्त आयोग का जो वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग के सदस्य या अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वह राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। तो यह बिल्कुल सही है। इसके बाद फ्रेंड्स 22 के 1 नंबर कथन में कह रहा है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद और 2 सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स यह गलत है। इसमें जो है अध्यक्ष पद तो 1 होता है लेकिन सदस्य जो होता है 2 नहीं होता है, 4 सदस्य होता है। तो यह बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स 3 नंबर में कह रहा है कि इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो 3 नंबर कथन में कह रहा है कि इनकी पुनर्नियुक्ति जो है नहीं हो सकती। तो ऐसा गलत, ये गलत बात है। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति हो सकती है और उनका जो कार्यकाल है राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है और उनकी नियुक्ति पुनः हो सकती है। तो यह जो है 3 नंबर गलत है। तो कथन 1 और कथन 3 दोनों गलत है। 2 नंबर कथन जो है सही है। तो आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। इसके बाद फ्रेंड्स 23 नंबर में कह रहा है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। तो आरबीआई के मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण क्या है। तो आंसर इसका जो है डी होगा। 1, 2 और 3 तीनों। तो वैधानिक तरलता अनुपात ये भी सही है। नगद आरक्षित अनुपात ये भी सही है। खुले बाजार की क्रियाएं ये भी सही है। तो आंसर इसका जो है ए, बी, सी तीनों होगा। इसके बाद 24 में कह रहा है फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का संबंध मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का संबंध जो है
सी नंबर खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। इसका अर्थ जो है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। इसके बाद 25 नंबर में कह रहा है कि कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। तो कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है, तो NK सिंह समिति। NK सिंह समिति जो है FRBM अधिनियम से संबंधित है। 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पिछले सेट में भी मैंने बताया कि MSP का जो बारे में सिफारिश जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसका सिफारिश करता है। इसके बाद 27 नंबर में कह रहा है फ्रेंड्स कि सीता अध्यक्ष का संबंध किस चीज़ से है। तो सीता अध्यक्ष क्या है, तो सीता अध्यक्ष एक प्रकार का भूमि कर विभाग है। ज़मीन पर टैक्स लेने वाला एक प्रकार का यह विभाग है। तो इसका आंसर जो है सी होगा, भूमि कर विभाग। 28 नंबर में कह रहा है फ्रेंड्स कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। तो कश्मीर का जो है इतिहास किसमें वर्णन मिलता है, तो आप लोग जानते होंगे कि राजतरंगिणी में, यानी कि कल्हण द्वारा जो पुस्तक लिखा गया राजतरंगिणी, उसमें कश्मीर का विवरण मिलता है, यानी कि क्षेत्रीय विकास का सजीव विवरण मिलता था। आंसर इसका राजतरंगिणी है। इसके बाद फ्रेंड्स 29 नंबर में कह रहा है कि सिजदा एवं पैबोस की शुरुआत निम्न में से किसने की थी। तो सिजदा एवं पैबोस की जो शुरुआत है सबसे पहले बलबन ने शुरू किया था। आंसर इसका बलबन है। 30 में कह रहा है कि उत्तवी क्या था। तो उत्तवी क्या था, तो उत्तवी जो था एक प्रकार का इतिहासकार था। तो आंसर इसका 30 का ए है, एक इतिहासकार था। 31 में कह रहा है कि शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो शेर शाह के बारे में जो है इसमें गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन जो है इसमें पहले लगा देते हैं टिक। आंसर 31 का जो है सी है, शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है। तो शेर शाह का मकबरा जो है दिल्ली में नहीं है, सासाराम में है। ए में कह रहा है फ्रेंड्स कि शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की थी। तो यह सही है, शेर शाह ने जो है बिलग्राम युद्ध के विजय जब हुए थे बिलग्राम युद्ध में, तो द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली में की थी। बी में कह रहा है कि शेर शाह के उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग टैक्स के रूप में निर्धारित किया। यह भी सही है, बी नंबर। और डी में कह रहा है कि शेर शाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया, यानी कि भूमि को मापने के लिए सन की डंडी और सिकंदरी गज का प्रयोग भूमि नापने के लिए किया गया। तो आंसर डी भी सही है। इसमें 31 नंबर का अगर आंसर है तो 31 नंबर का आंसर जो है सी नंबर होगा कि शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है। ये दिल्ली में नहीं है, शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। इसके बाद 32 में कह रहा है कि किस प्रसिद्ध है शासक के द्वारा अमुक्त मालयाद लिखा गया। तो अमुक्त मालयाद जो लिखा है वह कौन सा शासक के द्वारा लिखा है, तो कृष्ण देव राय के द्वारा अमुक्त मालयाद लिखा गया है। आंसर इसका सी होगा। 33 में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे अधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया। तो सबसे अधिक समय तक शासन जो है निम्नलिखित में से किसने किया, तो 33 का आंसर जो है ये है, बहलोल लोदी ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। 34 में कह रहा है कि कौन सा पदार्थ केंद्रक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा पदार्थ जो है केंद्रक में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो आंसर इसका प्रोटीन है। प्रोटीन जो है केंद्रक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 35 में कह रहा है फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएँ क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। तो प्रकाशिक अभिक्रियाएँ जो है क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है, तो 35 का आंसर जो है ए है, ग्रेना में संपन्न होती है। आंसर इसका ए है। इसके बाद फ्रेंड्स 36 में कह रहा है कि हेलोफाइटस होता है। तो हेलोफाइटस क्या होता है, तो वे पौधे जो लवणीय मिट्टी में लवणों वाली मिट्टी में उपजते हैं, यानी कि उगते हैं, यानी कि नमकीन मिट्टी में जो पौधा उगता है उसे हेलोफाइटस कहते हैं। आंसर इसका डी है। इसके बाद फ्रेंड्स 37 में कह रहा है कि एड्स के लिए किया जाता है। तो कौन सा टेस्ट है जो एड्स के लिए किया जाता है, तो आप लोग तो जानते होंगे कि एलिसा टेस्ट जो है एड्स के लिए किया जाता है, लेकिन आंसर इसमें जो है डी है, 1, 3, 4, यानी कि PCR भी एड्स के लिए किया जाता है, CD4 भी एड्स के लिए किया जाता है, और एलिसा टेस्ट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह एड्स के लिए किया जाता है। तो आंसर इसका 1, 3 और 4 है। इसके बाद फ्रेंड्स कह रहा है कि कौन सा रुधिर वर्ग, यानी कि ब्लड ग्रुप में प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो कौन सा रुधिर वर्ग है, तो इसका आंसर जो है AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, इसमें एंटीजन पाया जाता है। एंटीबॉडी जो है
AB ब्लड ग्रुप में नहीं होता, इसमें एंटीजन पाया जाता है। इसके बाद 39 नंबर का आ रहा है फ्रेंड्स कि ट्रिपल वैक्सीन यानी कि DPT में कौन सा एक नहीं है। तो आप लोग जानते होंगे कि DPT का जो टीका लगता है किस लिए लगता है, तो इसमें जो आंसर है पीलिया। DPT का टीका जो है पहले डिप्थीरिया होने पर DPT का टीका लगता है, या परटूसिस जिसे काली खांसी कहते हैं, या फिर टेटनस। तो काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया, इन तीनों रोग के लिए DPT का टीका लगता है। पीलिया के लिए DPT का टीका नहीं लगता। तो आंसर इसका जो है B नंबर होगा। 40 में कह रहा है कि अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं। तो अल्फा कण का जो मान है हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, तो इसका आवेश जो है 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। आंसर इसका 40 का C होगा। 41 में कह रहा है कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो बल का व्यंजक आप लोग जानते हो कि F बराबर, एक मिनट फ्रेंड्स, बल का व्यंजक फ्रेंड्स F बराबर क्या होता है, तो ma। तो बल का व्यंजक F बराबर ma जो है किस गति के नियम से प्राप्त होता है। तो आंसर इसका द्वितीय गति नियम, सेकंड लॉ जो है न्यूटन का, उससे बल बराबर F बराबर ma प्राप्त होता है। तो बल का व्यंजक जो है द्वितीय गति नियम से प्राप्त होता है। आंसर इसका B है। 42 में कह रहा है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है। तो आदि पदार्थ का जो प्रतिरोधकता है वह ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन की जो प्रतिरोधकता है वह भी बढ़ जाती है। 43 में कह रहा है कि किस तत्व का सबसे अधिक समस्थानिक होता है। तो सबसे अधिक समस्थानिक जो है किस तत्व का होता है। तो आंसर इसका जो है पोलिनियम। पोलिनियम का समस्थानिक जो है ना सबसे अधिक होता है। 44 में कह रहा है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है। तो हाइड्रोजन को जलाने से आप लोग जानते हो कि हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। आंसर इसका A है। इसके बाद 45 में कह रहा है कि ग्रेफीन क्या होता है। तो ग्रेफीन एक प्रकार का कार्बन का प्रतिरूप है। ग्रेफीन जो है कार्बन का प्रतिरूप है। तो ग्रेफीन जो है कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। आंसर इसका 45 का आंसर B है। उसके बाद 46 में कह रहा है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदान दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इसके बाद 47 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करें। तो इसमें सुमेलित यानी कि मिलान करने के लिए कह रहा है। तो 47 का जो आंसर है फ्रेंड्स D नंबर है, यानी कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है गांधीनगर। इसके बाद राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जो है पणजी में है, यानी कि गोवा में है। इसके बाद केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है मैसूर में है। इसके बाद फ्रेंड्स भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है दिल्ली में है। तो यह जो है आंसर इसका D नंबर होगा। इसके बाद फ्रेंड्स 48 में कह रहा है कि पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है। तो पंचरात्र का जो संबंध है वैष्णव धर्म से है। आंसर 48 का A होगा। इसके बाद फ्रेंड्स 49 में कह रहा है कि एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किससे किया गया। तो आंसर इसका वेंकटरमन रामकृष्ण। वेंकटरमन रामकृष्ण जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद 50 नंबर में कह रहा है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी। वे किस राज्य की रहने वाली है। तो शिवांगी स्वरूप जो है बिहार की रहने वाली। आंसर इसका A होगा, बिहार। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो उसको भी हम पढ़ देते हैं। इसमें बोल रहा है कि ऋग्वेद में कह रहा है कि यह सबसे प्राचीन वेद है। यह सही है फ्रेंड्स। इसके बाद कह रहा है कि इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री, यानी कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री, जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसे होत्री कहते हैं। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यह भी सही है। इसके बाद कह रहा है कि इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तो 9वें मंडल में जो है ऋग्वेद का 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। फिर कह रहा है कि 10वें मंडल में 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। इसके बाद कह रहा है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 श्लोक है और अग्नि के लिए 200 श्लोक है। इसके बाद कह रहा है कि गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो है इसी वेद में किया गया है। तो गोत्र शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख
ऋग्वेद में ही किया गया है। और इस वेद में गाय के लिए अघन्या, जिसे नहीं मारने योग्य, अघन्या का मतलब होता है कि नहीं मारने योग्य, तो गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया है। यह प्रश्न हमेशा पूछता है। इसके बाद है यजुर्वेद, तो इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अथर्वयु कहते हैं। तो यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अथर्वयु कहते हैं। और यज्ञों के नियम और विधि विधान का जो संकलन है यजुर्वेद में मिलता है। इसके बाद कह रहा है कि इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है, यानी कि बलिदान विधि का उल्लेख किस वेद में, तो यजुर्वेद में है। इसके बाद कह रहा है कि गद और पद, ऐसा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में है, तो यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में है। इसके बाद फ्रेंड्स सामवेद आया। सामवेद के बारे में बोल रहा है कि इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्दात्री कहते हैं। तो सामवेद को पढ़ने वाले को, सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले यानी कि सामवेद के श्लोक को पढ़ने वाले को उद्दात्री कहते हैं। और इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स अथर्ववेद हैं। तो अथर्ववेद में कह रहा है कि इस वेद को सबसे पहले औषधि का उल्लेख मिलता है, यानी कि इस वेद में औषधि के बारे में वर्णन मिलता है, यानी कि रोग और औषधि के बारे में वर्णन जो है अथर्ववेद में मिलता है। और सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है, यह अथर्ववेद में इसका संकलन है। तो यह प्रश्न जो है पूछता है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है, तो आंसर इसका अथर्ववेद है। इसके बाद फ्रेंड्स है वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, और पुराणों की संख्या 18 है, और उपनिषदों की संख्या 108 है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज का सेशन समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें फ्रेंड्स, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू।